सो वेलकम टू दी अनदर एपिसोड गाइस। आज हम बात करने वाले हैं सीबीसी एनालिसिस के बारे में। देखो, सीबीसी एनालिसिस आई थिंक इज विद द वेरी बेसिक्स ऑफ पैथोलॉजी। जब भी आपके पास कोई भी पेशेंट आएगा तो सीबीसी ऑब्वियसली करनी पड़ेगी। तो इसको पढ़ना आपको आना चाहिए कि सीबीसी में होता क्या है और उससे हम क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सबसे पहले मेरी स्क्रीन के सामने आपको 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। व्हाई, व्हेन एंड वेयर। व्हाई, किस लिए हम सीबीसी की रिपोर्ट को करते हैं। हम सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट क्यों करते हैं किसी पेशेंट के अंदर। देखो, जब भी आप सीबीसी करोगे तो उसके अंदर इतने सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं एक पेशेंट के बारे में। एंड आप सोच सकते हो कि पहले ये डॉक्टर्स के पास ये चीजें, ये लग्जरी नहीं थी कि वो सीबीसी कर पाते थे। वो उनको आई बॉल, उनको गैसेस करनी पड़ती थी कि इस पेशेंट को हो क्या रखा है। पर आज की डेट में हमारे पास इतना अच्छा टूल है कि हम सीबीसी की रिपोर्ट को देख के रफ रफ आइडिया बता सकते हैं कि पेशेंट के साथ क्या प्रॉब्लम हो रखी होगी। तो वाई का आंसर आपको मिल गया है। व्हेन, कब करना है, ये आपको तभी भी करना है चाहे आपके पास कोई भी पेशेंट आ रहा हो, स्पेशली कोई इन्फेक्शन का। तो आपके पास कोई उसकी कंप्लेन है कि मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, तो सबसे पहली जो सबसे बेसिक रिपोर्ट जो आप करते हो ना, वो सीबीसी एनालिसिस करते हो मोस्ट ऑफ द केसेस इन्फेक्शन वालों में। वेयर, किधर करना चाहिए। देखो, सीबीसी की रिपोर्ट आपको किसी ट्रस्टेड पैथोलॉजिकल लैब से ही करवानी चाहिए, क्योंकि द फॉल्स रिपोर्ट्स आर वेरी हाई और आप गलत डायग्नोसिस नहीं करना चाहते किसी भी पेशेंट का, क्योंकि उससे आपका और पेशेंट का दोनों का ट्रस्ट एक दूसरे पे नहीं रहता। तो अब हम सीबीसी रिपोर्ट को पढ़ने से पहले हम बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, हीमोग्लोबिन ये कहाँ से, क्या होता, क्या है, ये होता कहाँ से, बनता कहाँ से। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक स्लाइड प्रिपेयर करी है, ये वाली। सबसे पहले प्लूरिपोटेंट जो सेल्स होते हैं, यही सबको जनरेट करते हैं। इनको ही हम हिमेटोब्लास्ट बोलते हैं। यही स्टेम सेल्स होते हैं जो फर्दर माइलोइड प्रोजेनिटर और लिम्फोइड प्रोजेनिटर, इन दोनों को जन्म देते हैं। ये माइलोइड वाला सेल्स होता है, ये फर्दर डिवाइड होता है मेगाकैरियोसाइट, जो कि थ्रोम्बोसाइट्स के काम आते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स होता क्या है, ये ब्लड को कोगुलेट करने में काम आते हैं। ब्लड के जब भी कोई ब्लीडिंग होगी तो वी नीड थ्रोम्बोसाइट्स टू स्टॉप द ब्लीडिंग। इथ्रोसाइट्स, आरबीसी, और आरबीसी का भी एक पूरी साइकिल होती है, वो मैं जाऊंगा नहीं, वो आपकी हिस्टोलॉजी की पढ़ाई है। मैं बेसिक्स आपको बता देता हूं, जो आपको आगे सीबीसी की रिपोर्ट पढ़ने में बहुत आसानी होगी। मास्ट सेल, आपको पता है, ये फर्स्ट ऑफ द इन्फ्लेमेशन का मार्कर होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। माइलोब्लास्ट किसके, उसको बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एओसिनोफिल्स और मोनोसाइट्स, मोनोसाइट मैक्रोफेजेस में फर्दर डिवाइड होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो लिम्फोइड सेल है, वो आगे कैसे फर्दर डिवाइड होता है, वो लिम्फोसाइट्स में फर्दर डिवाइड होता है। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स फर्दर प्लाज्मा सेल में डिवाइड होते हैं और टी लिम्फोसाइट्स CD4 एंड CD8, ये 2 टाइप के होते हैं, हेल्पर सेल्स एंड किलर सेल्स। एंड यहाँ पे नेचुरल किलर सेल्स भी होता है, एनके सेल जिसको बोलते हैं, ये इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। तो आपको इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिफरेंस पता होना चाहिए। इन्नेट वो वाली इम्यूनिटी होती है जो आप जन्म से लेके हुए आते हो अपनी माँ के यूट्रस से। अब आपकी बात आ गई एक्वायर्ड वाली, जो एक्सपोजर के बाद हर किसी बंदे को धीरे धीरे इम्यूनिटी जो बनती है उसको एक्वायर्ड बोलते हैं, और उसमें लिम्फोसाइट्स आर वन ऑफ द मोस्ट की प्लेयर्स। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई कि कौन सा सेल कहां से आता है, तो हम सीबीसी के बारे में बात कर लेते हैं, जो आज का मेन टॉपिक है। सीबीसी में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट 4000 से लेके 11000 की रेंज में होता है, ये ठीक है ना। देखो, बढ़ गया तो प्रॉब्लम, घट गया तो प्रॉब्लम। घट गया तो ल्यूकोपेनिया और बढ़ गया तो ल्यूकोसाइटोसिस हो जाती है। वो बताती है कि बंदे की कौन सी स्टेज ऑफ इन्फेक्शन पे है, ठीक है ना। अगर हाई होगा तो आपको पता है इन्फेक्शन हो रखी है बंदे को, कोई ना कोई। कौन सी इन्फेक्शन हो रखी है वो डिपेंड करेगा कि कौन सा टाइप ऑफ सेल इंक्रीज है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल या ईएसनोफिल्स या मोनोसाइट्स, कौन सा सेल इंक्रीज हो रखा है, उसके बेसिस पे हमें एक रफ आइडिया पड़ जाता है कि इस पेशेंट को इस प्रॉब्लम की वजह से इन्फेक्शन हो रखा होगा, या बैक्टीरियल है, वायरस है, पैरासाइट है। ऑलराइट। आरबीसी आपको पता होना चाहिए कि फीमेल और मेल में दोनों की रेंज डिफरेंट होती है, वो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है। मेन बीमारी क्या है कि डब्ल्यूबीसी अगर कम, आरबीसी अगर कम हो जाता है किसी पेशेंट के अंदर तो उसको एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। एनीमिया होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एनीमिया बात कर लेते हैं। देखो, हीमोग्लोबिन मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग होता है, एंड जो इसकी बीमारी होती है कि हीमोग्लोबिन अगर किसी पेशेंट में कम हो जाता है तो उसको एनीमिया होता है, ये हर किसी को पता हुआ है। देखो, हेमेटोक्रेट क्या है। हेमेटोक्रेट इज द अमाउंट ऑफ द आरबीसी कंपेयर टू दी ब्लड वॉल्यूम। अब मैं किसी का, इसको इजी वे में समझाने का तरीका यही है, मैं किसी का ब्लड निकालता हूँ 1 लीटर, उसमें मेरे को पता करने हैं कि कितने आरबीसी हैं किस 1 लीटर में, तो वो परसेंट के बेसिस पे हम उसको डिफाइन कर देते हैं। मान के चलो किसी के ब्लड में
1 लीटर में 60% ऑफ जो ब्लड है उसका कंपोनेंट आरबीसी है। तो ये इंक्रीज्ड वैल्यूज हैं, क्योंकि नॉर्मल रेफरेंस रेंज 38 से 50% होती है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर 34 से 46% के आसपास होती है। इतना आरबीसी होना चाहिए 1 लीटर के ब्लड में। कम होता है तो हमें पता है कि आरबीसी कम है तो एनीमिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, या तो फिर कोई बोन सप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, बोन मैरो सप्रेशन की। अगर ज्यादा है तो हमें ये पता है कि इसको पॉलीसाइथेमिया हो रखा है, तो इसको कोई ब्लड कैंसर हो रखा होगा। तो इससे ये हमें रफ आइडिया पड़ जाता है। प्लस एक फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट भी आ सकती है इन द केसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। जब भी किसी पेशेंट को डेंगू होता है ना, तो हेमाटोक्रेट उसका हाई होता है, क्योंकि वो बंदा यूजुअली डिहाइड्रेटेड होता है। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि उसमें एमसी हेमाटोक्रेट की वैल्यू यूजुअली हाई होती है। जितना ब्लड वॉल्यूम कम होगा उतना हेमाटोक्रेट ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें आरबीसी के नंबर तो चेंज नहीं हो रहे ना, ब्लड वॉल्यूम चेंज हो रहा है इवेंचुअली। तो हेमाटोक्रेट हाई हो जाता है उन केसेस में। एमसीवी मीन कॉप्सिकुलर वॉल्यूम, इसके बारे में जान लेते हैं। मीन कॉप्सिकुलर वॉल्यूम 80 से 100 फेंटलीटर होता है। ये होता क्या है, देखो ये साइज ऑफ ब्लड सेल होते कि जो आपका आरबीसी है उसका सेल साइज कैसा है, ठीक है ना। मोस्टली इलेप्टिकल होते हैं, स्पेरिकल है, कैसा शेप है, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर, साइज के ऊपर। ये माइक्रोसेटिक है, मैक्रोसेटिक है, ये हमें मीन कॉप्सिकुलर वॉल्यूम के से पता चलता है, ठीक है ना। अब हमें मीन कॉप्सिकुलर हीमोग्लोबिन ये होता गया है, देखो ये बताता है कि एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कितनी मात्रा में है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज। मतलब कोई आरबीसी बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, पर ये उसको फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ हमें ये बताता है कि एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है। वेरएज एमसीएचसी जो है वो कितनी डेंसली पैक्ड है एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, उसकी वैल्यू बताता है। दोनों में ये बड़ा डिफरेंस है। मान के चलो एक आरबीसी का साइज इतना है और इसके अंदर हीमोग्लोबिन इतना है, तो हमें जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू पता चलेगी वो इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज है, वो एमसीएच के अंदर है। अगर मान के चलो एक आरबीसी इतना बड़ा है और हीमोग्लोबिन इतना सा है, तो वो चाहे साइज इतना हो चाहे साइज इतना हो, हीमोग्लोबिन की तो मात्रा सेम है ना। तो ये डिफरेंस पता चलता है हमें एमसीएचसी से और एमसीएच से। एमसीएच इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ आरबीसी होता है, एमसीएचसी रिस्पेक्टिव ऑफ साइज होता है, मतलब कितने बड़े साइज और कितने छोटे साइज में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है विद इन दी आरबीसी। प्लेटलेट हर किसी को पता होता है, प्लेटलेट बहुत आसान है कि प्लेटलेट ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम, प्लेटलेट कम होएगा तो प्रॉब्लम। ज्यादातर प्रॉब्लम तभी होती है जब प्लेटलेट कम हो जाता है। 1.5 लाख से वैल्यू जैसे ही कम होने लगेगी प्लेटलेट की, तो ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं किसी भी पेशेंट के अंदर। हमें क्या बताता है, आरडीडब्ल्यू हमें बताता है वेरिएशन इन साइज, कि कैसे एक सेल जो आरबीसी है वो कितनी डिफरेंट शेप्स में प्रेजेंट है एक ब्लड के अंदर। देखो वैसे तो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होना चाहिए, पर थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है। वो 11% से 14% के आसपास वेरिएशन होती है। मतलब 100 सेल है तो उसमें से 11 से 14 सेल्स डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। जैसे ये साइज बड़ा, ये नंबर परसेंट बड़ा होता जाता है, तो उससे कोई बीमारी की हमें इंडिकेशन मिल जाती है। पता चल जाता है कि आरबीसी के कोई प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, या तो फिर जो उसकी फाइनल प्रोसेसिंग होती है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो हमें ये आरडीडब्ल्यू से पता चल जाएगा। एंड बेसिकली डब्ल्यूबीसी ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स में डिफरेंशिएट करे गए हैं। देखो ग्रेन्युलोसाइट्स जैसे न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोनोफिल, एनके सेल्स, ये ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं। मतलब जब भी आप इनके सेल्स को जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना, तो आपको छोटे छोटे ग्रेन्युल्स दिखाई देंगे। वेरएज जो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होती है इनमें ग्रेन्युल्स नहीं होते, इसलिए इनको एक ग्रेन्युलोसाइट्स भी कहते हैं। और न्यूट्रोफिल्स जब भी किसी पेशेंट के ब्लड में बढ़ा हुआ है, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि इस पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर इस्नोफिल्स बढ़ा हुआ है तो एलर्जिक इन्फॉर्मेशन है, एलर्जिक बीमारी है। या फिर अगर बेसोफिल बढ़ा हुआ होता है तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं ये इनेट इम्यूनिटी के पार्ट है, और वायरस और कैंसर सेल्स को ये मारते हैं। मोनोसाइट्स ऑन दी अदर हैंड जो फर्दर मैक्रोफेजेस के अंदर डिवाइड कर रखे हैं, ये क्रॉनिक इन्फेक्शन में काम आते हैं, जैसे कि टीबी हो गया, रिकेट्सिया हो गया, आईबीडी हो गया, मलेरिया हो गया। इनमें मोनोसाइट्स का नंबर बड़ा होता है। लिम्फोसाइट्स अगेन ये किसी वायरल इन्फेक्शन में मोस्ट प्रोबेबली बड़े रहते हैं, और ये पार्ट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, बी सेल्स एंड टी सेल्स में डिवाइड हो रखे हैं। और दैट इज ऑल फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपके कोई भी डाउट हो और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।